हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है रिटोरिकल क्वेश्चन। रिटोरिकल क्वेश्चन या रिटोरिकल स्टेटमेंट, तो इन दोनों में से कुछ भी सवाल आ सकता है। रिटोरिकल स्टेटमेंट लिखो या रिटोरिकल क्वेश्चन लिखो। एक्चुअल में रिटोरिकल क्वेश्चन या रिटोरिकल स्टेटमेंट होता क्या है, इसका डेफिनेशन हम देखेंगे। रिटोरिकल क्वेश्चंस आर क्वेश्चंस आस्क्ड फॉर इफेक्ट और एम्फेसाइज, दे डू नॉट रिक्वायर्ड एनी काइंड ऑफ आंसर। तो जब हम कोई रिटोरिकल क्वेश्चन लिखते हैं तो उसका मकसद हमें किसी से आंसर लेना नहीं होता है। ये बस हम किसी चीज़ पे एम्फेसाइज करने के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ पे हमें इफेक्ट डालने के लिए हम इस क्वेश्चंस को लिखते हैं। तो ये जो रिटोरिकल क्वेश्चंस है, रिटोरिकल स्टेटमेंट्स है, वो हम किस तरह से लिखेंगे, आज हम वो सीखने वाले हैं। इसके लिए जो रूल्स होते हैं, वो रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही सिंपल रूल्स है जो आप आसानी से उसको बाय हार्ट कर सकते हो। इसमें पहला रूल ऐसा होता है कि अगर हमारा रिटोरिकल स्टेटमेंट दिया हुआ सेंटेंस अफर्मेटिव है तो रिटोरिकल स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव होगा। इफ द स्टेटमेंट इज अफर्मेटिव, द रिटोरिकल स्टेटमेंट विल बी नेगेटिव। आया समझ में सबको? दूसरा स्टेटमेंट ऐसा होता है कि अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो रिटोरिकल स्टेटमेंट अफर्मेटिव होगा। सो इसके लिए जो रूल लागू होता है वो इस तरह से होता है। इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव, द रिटोरिकल स्टेटमेंट विल बी अफर्मेटिव। बस ये दो रूल्स को हमें फॉलो करते जाना है और रिटोरिकल स्टेटमेंट बनाते जाना है। अब रिटोरिकल स्टेटमेंट बनाने का जो तरीका होता है, उसके लिए आपको सिंपल से पहले तो ऐड क्वेश्चन टैग सीखना होगा। अगर आपको ऐड क्वेश्चन टैग अच्छे से आता है तो रिटोरिकल स्टेटमेंट भी आपके लिए बहुत आसान होगा। अगर आपको ऐड क्वेश्चन टैग ठीक से नहीं आता है तो आपके लिए रिटोरिकल क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन वो आप सिंपल बना सकते हैं। अगर आप ऐड क्वेश्चन टैग का जो हमारा वीडियो है उसे आप देख लेंगे तो डेफिनेटली आपको ऐड क्वेश्चन टैग भी समझ में आ जाएगा और रिटोरिकल क्वेश्चन बनाने के लिए भी आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो मान लीजिए हमें इस तरह से पहला स्टेटमेंट आया है एग्जाम में, वी आर पेइंग हिम फॉर हिज लिविंग। अब इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, इससे हमें कुछ लेना देना है नहीं। बस हमें क्या देखना है कि इस स्टेटमेंट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया है। तो जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा यहाँ पर जो आर ये वर्ड है, ये है हेल्पिंग वर्ब, यानी ऑक्सिलरी वर्ब जो इस स्टेटमेंट में आया है। तो हम क्या करेंगे, इस ऑक्सिलरी वर्ब को शुरू में यूज करेंगे। मतलब जब हम रिटोरिकल स्टेटमेंट बनाएंगे तो इस ऑक्सिलरी वर्ब को हम शुरू में ले लेंगे। दूसरी चीज हमें देखना है कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है या नेगेटिव है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अगर हमारा स्टेटमेंट अफर्मेटिव है तो रिटोरिकल स्टेटमेंट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो जब हम आर को शुरू में लेंगे उसके साथ में हमें नॉट भी यूज करना होगा क्योंकि स्टेटमेंट हमें नेगेटिव बनाना है। तो आर के साथ में अगर हम नॉट यूज करते हैं तो वो हो जाएगा आरंट। तो शुरू का वर्ड जो होगा हमारा, स्टार्टिंग का वर्ड हो जाएगा आरंट। फिर हमारा सब्जेक्ट क्या बचा है उसे ध्यान में लो। जो वी, ये जो वर्ड है ये हमारा सब्जेक्ट है, उस वी को हम आरंट के बाद में यूज करेंगे। सो आरंट वी, इस तरह से शुरुआत होगी सेंटेंस की। और जो बचा हुआ सेंटेंस है वो यानी पेइंग से लेके आगे वाला पूरा सेंटेंस उसके साथ में जोड़ देंगे। तो हम उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट हम देखते हैं, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग माई प्रपोजल। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हमारा आर, लेकिन सेंटेंस अगर आप देखें तो ये नेगेटिव नजर आ रहा है जिसमें नॉट यूज किया गया है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट भी हम देख लेते हैं जिसमें है द पीपल वेयर वर्किंग हार्ड। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी ये तीन सेंटेंसेस हमें मिले हैं। वी आर पेइंग हिम फॉर हिज लिविंग, पहला सेंटेंस हो गया। दे आर नॉट एक्सेप्टिंग माई प्रपोजल, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। और द पीपल वेयर वर्किंग हार्ड, ये हमारा तीसरा स्टेटमेंट हो गया। अब इन तीनों स्टेटमेंट में हमें क्या ढूंढना है, बस हमें यही देखना है कि हमारे हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं, जो कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को हाईलाइटेड नजर आ रहे होंगे। आर पहले स्टेटमेंट का हमारा हेल्पिंग वर्ब है। दूसरे स्टेटमेंट में आर नॉट यानी निगेटिव सेंटेंस बनाया गया है। और थर्ड स्टेटमेंट में हमें वेयर ये हेल्पिंग वर्ब नजर आ रहा है। अब हम इसका जो रिटोरिकल स्टेटमेंट है या रिटोरिकल क्वेश्चन जो है वो किस तरह से बनाएंगे। तो ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसे हम शुरू में लेंगे। तो पहले स्टेटमेंट का हम पहले रेटोरिकल स्टेटमेंट बना के देखते हैं। तो आर हमने शुरू में ले लिया, उसके बाद नॉट ये वर्ड हमें यूज करना पड़ेगा। आर और नॉट दोनों एक साथ आ जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बन जाएगा आरंट। और
फिर हमारा जो सब्जेक्ट है उसे हम यूज करेंगे और उसके बाद बचा हुआ जो स्टेटमेंट है वो उसके साथ में एज इट इज जोड़ देंगे और आखिर में हमें देना होगा क्वेश्चन मार्क। तो पूरा सेंटेंस यानी क्वेश्चन जो हमारा बन जाएगा वो इस तरह से होगा, आरंट वी पेइंग हिम फॉर हिज लिविंग। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि हमारा स्टेटमेंट अफर्मेटिव था, तो हमने रेटोरिकल स्टेटमेंट जो बनाया है या रेटोरिकल क्वेश्चन जो बनाया है वो हो गया निगेटिव। अब दूसरे स्टेटमेंट की तरफ हम मुड़ते हैं। दे आर नॉट एक्सेप्टिंग माई प्रपोजल। इसके अंदर आर और नॉट ये दोनों वर्ड जो आ रहे हैं, इसके वजह से ये स्टेटमेंट क्या बन गया है, निगेटिव बन गया है। अब हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव स्टेटमेंट का अफर्मेटिव रेटोरिकल स्टेटमेंट बनाएंगे। तो उसके लिए जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है आर, उसे हम शुरू में ले लेंगे। अब स्टेटमेंट हमारा अफर्मेटिव बनाना है तो नॉट की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम नॉट को हटा देंगे। फिर हमारा जो सब्जेक्ट है, दे हमारा सब्जेक्ट है, उसे उस आर के बाद में यूज किया जाएगा। सो शुरुआत होगी आर से, उसके बाद यूज होगा दे, और फिर बचा हुआ सेंटेंस एक्सेप्टिंग माई प्रपोजल। तो पूरा स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बन जाएगा, आर दे एक्सेप्टिंग माई प्रपोजल। तो ऐसा हमारा ये पूरा रिटोरिकल स्टेटमेंट इस सेकेंड सेंटेंस का बन जाएगा, जो कि हमारा निगेटिव स्टेटमेंट था। अब हमने रिटोरिकल स्टेटमेंट जो बना दिया है वो हो गया अफर्मेटिव। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब थर्ड स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं, द पीपल वेयर वर्किंग हार्ड। अब इसमें वेयर ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। अब हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट को देखेंगे कि वेदर इट इज अफर्मेटिव और निगेटिव। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इसमें कोई नो, नॉट, नन, नेवर ऐसे कुछ भी वर्ड्स नहीं आए हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट अफर्मेटिव है। अब हम क्या करेंगे, इस हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेंगे, वेयर शुरू में आ गया। अब निगेटिव बनाना है स्टेटमेंट तो नॉट यूज करना पड़ेगा। तो वेयर और नॉट इसे हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे वेरेंट। फिर हमारा सब्जेक्ट है द पीपल, तो वो पीपल हम ऐड कर देंगे, द पीपल ये पूरा वर्ड ऐड करेंगे, और उसके बाद बचा हुआ सेंटेंस वर्किंग हार्ड, और पूरा स्टेटमेंट इस तरह से बन जाएगा, वेरेंट द पीपल वर्किंग हार्ड। तो ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट जो अफर्मेटिव था उसे हमने रिटोरिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया है। बस ये रिटोरिकल स्टेटमेंट हमारा निगेटिव नजर आ रहा है। तो ऐसे दो तरह के स्टेटमेंट हमें आ सकते हैं, जिसमें या तो सेंटेंस अफर्मेटिव होगा या तो निगेटिव होगा। दूसरी बात, इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब हमें नजर आ जाएगा, मतलब विजिबल हेल्पिंग वर्ब नजर आएंगे, तो हम इसको रिटोरिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते वक्त हमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो नजर नहीं आता है। इसका मतलब हमारे स्टेटमेंट में इनविजिबल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो सेंटेंसेस कैसे होते हैं हम उसकी तरफ अब थोड़ा नजर डालेंगे। तो इसमें हमारा जो पहला स्टेटमेंट आता है वो कुछ ऐसा आपको नजर आएगा, दे अप्लाई फॉर देयर एडमिशन। अब यहाँ पर अप्लाई हमारा क्या है, वर्ब है। वर्ब से पहले हमें कोई हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आ रहा है, डायरेक्टली दे ये वर्ड हमें नजर आ रहा है, और दे हमारे सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है, इन्हें डूअर है। तो अब अप्लाई का जो फॉर्म यूज किया गया है इस स्टेटमेंट में, वो हम देखेंगे कि अप्लाई को कुछ सफिक्स वगैरह लगा है, तो इसमें कोई सफिक्स नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये मेन वर्ब फॉर्म है। तो अगर मेन वर्ब हमारा वर्ब फॉर्म होता है, तो इसके अंदर जो इनविजिबल हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है डू। आया समझ में? तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो है डू, उस डू को हम शुरू में लेंगे। दूसरी बात, ये स्टेटमेंट हमारा अफर्मेटिव है, तो रेटोरिकल स्टेटमेंट हम निगेटिव बनाएंगे, तो उस डू के साथ में हमें नॉट यूज करना पड़ेगा। तो डू और नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म तैयार हो जाएगा डोंट। तो डोंट से सेंटेंस की शुरुआत होगी, उसके बाद हम लेंगे सब्जेक्ट, और फिर बचा हुआ सेंटेंस यानी फॉर से लेके आगे पूरा सेंटेंस जो है हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो हमारा स्टेटमेंट, रेटोरिकल स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बन के नजर आएगा, डोंट दे अप्लाई फॉर देयर एडमिशन। समझ में आया सबको? ये डू कहाँ से आया, सबको समझ में आया? जो हमारा मेन वर्ब यूज किया गया है, उस मेन वर्ब के अंदर कौन सा हेल्पिंग वर्ब छुपा होता है, डू। उसे हम इनविजिबल हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब हम फिफ्थ स्टेटमेंट की तरफ मुड़ते हैं, जिसमें हमें डू की जगह पे यानी मेन वर्ब की जगह पे मेन वर्ब को एस सफिक्स लगा हुआ नजर आएगा। जैसे कि ये स्टेटमेंट है हमारा, शी ट्रेवल्स विथ हर फ्रेंड्स। अब इसमें ट्रेवल्स क्या है, तो ट्रेवल को एस सफिक्स लगाया गया है, इसका मतलब इसके अंदर डस छुपा है। तो हम इस डस को बाहर निकालेंगे और उसके साथ में नॉट जोड़ना होगा, क्योंकि ये अफर्मेटिव स्टेटमेंट है और उसका रिटोरिकल स्टेटमेंट जो होगा वो निगेटिव होगा। अंडरस्टूड?
तो रिटोरिकल स्टेटमेंट किस तरह से बनेगा, डज शुरू में आ गया, उसके साथ में नॉट आ गया, तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बन गया डजंट। उसके बाद लेंगे हम सब्जेक्ट और फिर बचा हुआ सेंटेंस, यानी डजंट शी ट्रैवल विथ हर फ्रेंड्स। तो ये हमारा रिटोरिकल स्टेटमेंट इस तरह से बन जाएगा, राइट। अब हम सिक्स सेंटेंस की तरफ मुड़ते हैं, जो कि हमारा इस तरह से स्टेटमेंट होगा, द विजिटर्स ट्रैवल्ड ऑल ओवर द कंट्री। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें भी कोई हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आ रहा है, लेकिन वर्ब नजर आ रहा है। वर्ब कौन सा है, ट्रैवल्ड। अब वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया गया है, वर्ब का पास्ट टेंस ये फॉर्म यूज किया गया है, क्योंकि इसको ईडी सफिक्स लगाया है, राइट। अब पास्ट टेंस जब यूज होता है वर्ब का, तो उसके अंदर डिड ये हेल्पिंग वर्ब छुपा होता है, तो हम उस डिड को शुरू में लेंगे, और जैसे कि स्टेटमेंट हमारा अफर्मेटिव है तो उसके साथ में हमें नॉट छोड़ना पड़ेगा, तो ये नॉट और डिड दोनों कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बन जाएगा डिडंट। और उसके बाद हमें लेना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है हमारा द विजिटर्स, डिडंट द विजिटर्स, इस तरह से आगे स्टेटमेंट बनेगा। फिर ये जो ट्रैवल्ड जो फॉर्म है, इसका जो ईडी सफिक्स है उसे हमें हटा देना होगा, क्योंकि हमने डिड ऑलरेडी शुरू में ले लिया है, तो ये पास्ट फॉर्म हट जाएगा, तो मेन वर्ब फॉर्म उसका यूज होगा ट्रैवल, राइट। और फिर बचा हुआ सेंटेंस ऑल ओवर द कंट्री, तो पूरा स्टेटमेंट कुछ इस तरह से नजर आएगा, डिडंट द विजिटर्स ट्रैवल ऑल ओवर द कंट्री। यहां पर देखिए, आप लोग देख सकते हो ट्रैवल्ड का जो फॉर्म था वो चेंज हो गया, वो हमने लिखा है मेन वर्ब में। उसी तरह से फिफ्थ सेंटेंस में आप लोग देखोगे ट्रैवल्स में डस जैसे बाहर आ गया, तो ट्रैवल्स का एस सफिक्स हट गया और हमने यूज किया ट्रैवल। क्लियर है सबको। अब हम मुड़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। अगर वो हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव होगा, तो मतलब इस तरह से हमें मेन वर्ब, एस फॉर्म वाला वर्ब या ईडी फॉर्म वाला वर्ब, ऐसे तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट आएगा, तो हमें उसमें जो हेल्पिंग वर्ब छुपा होता है डू, डज या डिड, उसे हमें अच्छे से आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, तब जाके हमारा जो रिटोरिकल स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही तरीके से हम लिख पाएंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं, जो कि अगर नेगेटिव स्टेटमेंट होगा और जिसमें डू, डज, डिड जो है वो नजर आ जाएंगे। जैसे कि हमारा सेवन स्टेटमेंट है, दे डोंट अप्लाई फॉर देयर एडमिशन। बस हमने क्या किया है, जो हमारा फोर्थ सेंटेंस था उसे हमने निगेटिव में कन्वर्ट कर दिया, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि इसके अंदर अगर डोंट आता है तो हम उसे किस तरह से रिटोरिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकें। तो जैसे कि हमारा ये स्टेटमेंट है, दे डोंट अप्लाई फॉर देयर एडमिशन। अब डोंट हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और इस डोंट की वजह से सेंटेंस जो बना है वो भी निगेटिव बन गया है। अब हम क्या करेंगे, अब जो रिटोरिकल स्टेटमेंट बनेगा वो हमारा होगा अफर्मेटिव। तो हमें क्या करना होगा, उस डोंट का जो नॉट है उसे हटा देना होगा, और फिर डू शुरू में लेंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर हमारा जो वर्ब फॉर्म है वहां से लेके आगे वाला सेंटेंस एज इट इज लिख लेंगे। अंडरस्टूड। तो डू दे अप्लाई फॉर देयर एडमिशन, और आखिर में देंगे क्वेश्चन मार्क, तो इस तरह से हमारा रेटोरिकल स्टेटमेंट बन जाएगा। अंडरस्टूड। अब हम एट्थ स्टेटमेंट की तरफ मुड़ते हैं, जिसमें हमें डोंट की जगह पे नजर आ रहा है डजंट। पूरा स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, शी डजंट ट्रैवल विथ हर फ्रेंड्स। ये स्टेटमेंट कौन सा है, ये भी स्टेटमेंट हमारा जो फिफ्थ वाला स्टेटमेंट था, शी ट्रैवल्स विथ हर फ्रेंड्स, इसको हमने निगेटिव बना दिया है, इसको नेगेटिव बना दिया, और इस वजह से वो डजंट हमने जब यूज किया तो ट्रैवल का जो एस फॉर्म था उसे हटा दिया। गॉट इट। जब भी हम डस को बाहर निकालेंगे तो एस फॉर्म हट जाएगा, जैसे ही हम डस को इंक्लूड करेंगे वर्ब के अंदर, तो वो एस फॉर्म उसके अंदर चला जाएगा, यानी ट्रैवल का हो जाएगा ट्रैवल्स। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारा स्टेटमेंट है नेगेटिव, तो रिटोरिकल स्टेटमेंट हमारा बनेगा अफर्मेटिव। इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब जो यूज हुआ है वो है डस, तो डस को हम शुरू में लेंगे, उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट और फिर बचा हुआ सेंटेंस। तो डस शी, ऐसा हमारा शुरुआत का पार्ट होगा सेंटेंस का, और उसके बाद ट्रैवल विथ हर फ्रेंड्स, डज शी ट्रैवल विथ हर फ्रेंड्स। जैसे कि डज शुरू में आ गया इसलिए ट्रैवल को एस सफिक्स लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम नाइन्थ वाला स्टेटमेंट लेते हैं, जो कि निगेटिव सेंटेंस है हमारे सिक्स्थ सेंटेंस का। तो द विजिटर्स डिड नॉट ट्रैवल ऑल ओवर द कंट्री। अब इसमें डिडंट ये जो वर्ड है ये इस स्टेटमेंट का पास्ट टेंस बता रहा है, राइट। यानी कि ये स्टेटमेंट जो है वो पास्ट टेंस में है और निगेटिव स्टेटमेंट है। अब इसका रिटोरिकल स्टेटमेंट क्या होगा, अफर्मेटिव होगा। अब अफर्मेटिव स्टेटमेंट लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, नॉट को हटा देना होगा, तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम शुरू में लेंगे डिड,
Did will come in the beginning of the statement. After that we will use the subject of the sentence. The subject of the sentence is the visitors. तो did the visitors, उसके बाद जो वर्ब फॉर्म है उससे लेके आगे वाला पूरा स्टेटमेंट उसके साथ में जोड़ देंगे, तो हमारा जो रिटोरिकल स्टेटमेंट या रिटोरिकल क्वेश्चन बन जाएगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, डिड द विजिटर्स ट्रैवल ऑल ओवर द कंट्री। तो ये इस तरह के हमें जो सेंटेंसेस आते हैं एग्जाम में रेटोरिकल स्टेटमेंट बनाने के लिए, उसे हम बहुत ही आसानी से रेटोरिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम इन रूल्स को अच्छे से फॉलो करते हैं तो। यानी हमें सिर्फ क्या करते आना चाहिए, जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है हमारे स्टेटमेंट में उसे आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब के जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं इनविजिबल और विजिबल, यानी कि जो हमें नजर आ रहे हैं एम, आर, वॉज, वेयर, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, तो ये सारे हैव, हैज, हैड, ये सब क्या है, ये सब है विजिबल हेल्पिंग वर्ब्स। और डू, डज, डिड जो है वो है इनविजिबल हेल्पिंग वर्ब्स। तो विजिबल तो हमें क्लियरली नजर आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी इनविजिबल हेल्पिंग वर्ब्स भी यूज होते हैं जो कि वर्ब के अंदर छुपे होते हैं, वो हमें आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करना है, अगर हमारा विजिबल हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आ रहा है तो हम वर्ब फॉर्म को देखेंगे। वर्ब फॉर्म अगर मेन वर्ब है तो उसके अंदर डू छुपा होता है। वर्ब फॉर्म को अगर एस सफिक्स लगा है, ईएस सफिक्स लगा है या आईएस सफिक्स लगा है तो उसके अंदर डस छुपा है। और अगर हमारा वर्ब फॉर्म पास्ट टेंस में दिया है यानी उसके बाद में उसे डी सफिक्स लगा है, ईडी सफिक्स लगा है, ठीक है, या फिर उसका पास्ट फॉर्म दिया है, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ब्स है जिसका पास्ट टेंस कन्वर्ट करते वक्त हम डी या ईडी नहीं लगाते हैं, उसको कंप्लीटली अलग वर्ड यूज किया जाता है। तो ऐसे वर्ड्स के अंदर आपको ईडी या डी फॉर्म नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको पता है कि ये उसका पास्ट फॉर्म है तो आप उसमें जो डिड छुपा है उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आया समझ में सबको? तो इस तरह से हम जो रिटोरिकल स्टेटमेंट है वो बहुत ही आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसे अच्छे से आपकी तरह सीख पाए। और प्लीज़ माइंड इट वेरी वेल कि इसे आपको बार बार देख के अच्छे से बाय हार्ट करना है, क्योंकि आप अगर इस बार देख लेते हो उसके बाद अगर आप 8-10 दिन के लिए इसे नहीं रेफर करते हो, नहीं यूज़ करते हो तो आप भूल सकते हो। तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एटलीस्ट हफ्ते में 1 या 2 बार उसको एक बार ज़रूर फिर से देख लीजिए ताकि आप अच्छे से उसको याद रख सके। अप टू द एग्जामिनेशन, एग्जाम के बाद अगर आप इसको नहीं देखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस तुरंत मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।